सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के थर्ड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध नवाचार, इसके सोल्यूशन को लेकर के मैं आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? टी.एच. ग्रीन की, ली की, क्रॉनबेक की या क्विलिन तथा हन्ना की। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 क्रॉनबेक। और ये 2016 के पेपर में भी सेम यही प्रश्न पूछा गया है और देखिए फिर आपके एग्जाम में भी ये रिपीट किया। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बार बार कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप लोग जरूर लगा करके जाइए। पिछले 6 साल के पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए थे और टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल ने आपकी कितनी हेल्प की है थर्ड सेमेस्टर में जरूर कमेंट करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको बहुत ज्यादा मदद मिलती है आप लोगों के कमेंट से। तो प्लीज कमेंट करिएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पेपर आपका बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा अगर आपने केवल मास्टर क्लास देख लिया होगा या केवल क्लासेस को अगर आप देख करके चले गए होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था और पूरी सीरीज भी मैंने सॉल्व करवाई थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन। तो दोस्तों ये सभी है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, प्रायोगिक मूल्यांकन किसमें होता है? प्रैक्टिकल किन सब्जेक्ट्स में होता है? इतिहास और नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री और सिविक्स में तो होता नहीं है, साइंस में, ज्योग्राफी में और एग्रीकल्चर में। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी बच्चे का निदान करते हैं, उसकी समस्या का पता लगाते हैं। जब उसको समस्या उसकी पता लग गई कि मान लीजिए बच्चा गणित में कमजोर है, गणित में कोई टॉपिक है जो उसको नहीं समझ में आता है, तो अब उस टॉपिक को उस मान लीजिए बच्चे को स्थानीय मान नहीं समझ में आ रहा है, स्थानीय मान चैप्टर या प्लेस वैल्यू नहीं समझ में आ रहा। अब हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, कौन कौन से शिक्षण के कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक का प्रयोग करेंगे, तकनीकी का प्रयोग करेंगे कि बच्चा आसानी से उस विषय को समझ जाए। ठीक है, उस टॉपिक को समझ जाए। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, बच्चे की समस्या का समाधान करते हैं। तो हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करें, कौन कौन सी शिक्षण नीतियों का प्रयोग करें, युक्तियों का, जिससे बच्चा उस विषय को समझ जाए। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण में हम विभिन्न विधियों का प्रयोग करके बच्चों को उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने यही लगाया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर टीपी, नन, फ्रॉबेल, स्किनर और रॉस दिया है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4, रॉस का कथन है ये। 2016 के पेपर में ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? क्रियात्मक शोध जहां पर भी आया है मैंने तुरंत आप लोगों को बताया है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, या समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। तो साफ साफ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, ये सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार के अंतर्गत आते हैं। और ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया हुआ आप लोगों को। ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ाए हुए ही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। तो ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, प्रार्थना स्तर की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाएगा ड्रम, संगीत, 1 व 2 दोनों या कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 जो है 1 और 2 दोनों ही, ये दोनों ही नवाचार माने जाएंगे, क्योंकि ड्रम और संगीत अभी धीरे धीरे विद्यालयों में आ रहे हैं। जो जो विद्यालय नवाचार को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर बच्चों को संगीत की भी शिक्षा दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर जो ध्यान से आपको पढ़ना था वो यही था कि नहीं है। इसमें से कौन सा रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है? तो रेड क्रॉस संस्था सेवा करती है, स्वास्थ्य के लिए ही बनाई गई है, स्वास्थ्य में वृद्धि करना और मातृत्व का विकास करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, जो परीक्षाओं की तैयारी कराना, ये रेड क्रॉस संस्था नहीं करती है।
तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो मूल्यांकन हम किसका करते हैं? विद्यार्थी का करते हैं, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ब्लूप्रिंट क्या है? बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया ब्लूप्रिंट के बारे में। प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न पहले के ही रिपीट हुए हैं। तो प्रश्न पत्र की आधारशिला ऑप्शन नंबर 2 जो है ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी भी है, स्काउटिंग भी है यानी कि स्काउट गाइड, रेड क्रॉस स्थापन, ये सब है, इसीलिए ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ब्लूम टेक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी? 1957, 1958, 1956 या 1960? तो 1956 मैंने आप लोगों को बताया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके ये भी क्वेश्चन आप लोग की सीरीज में मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? मापन गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र? तो गणित से संबंधित है, ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है मूल्यांकन होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जाएगा गुणात्मक, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। मूल्यांकन क्या होता है? गुणात्मक होता है। अब यहाँ से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 है विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो किसी परीक्षण को बार बार करने पर अगर वह बार बार एक ही तरीके का परिणाम दे रहा है, बार बार समान रूप से ही वो एक ही परिणाम दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वो परीक्षण विश्वसनीय है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है क्रियात्मक शोध को परिभाषित करिए। तो क्रियात्मक शोध अपनी संस्था में कोई समस्या आती है तो उस समस्या का हम वैज्ञानिक तरीके से हल ढूंढते हैं या उस समस्या का हम वैज्ञानिक तरीके से हल निकालते हैं, यही होता है क्रियात्मक शोध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है परीक्षण से आप क्या समझते हैं, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए परीक्षण से आप क्या समझते हैं, परीक्षण की परिभाषा बताइए। एक तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते थे कि यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अर्थात जब दो व्यक्ति होते हैं और वे आपस में एक जैसा व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहार का तुलनात्मक रूप से और व्यस्त तरीके से अध्ययन करने की विधि या प्रक्रिया ही परीक्षण कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है मापन के चारों स्तरों के नाम। तो बस आपको नामित मापन या शाब्दिक मापन, पहला हो गया नामित मापन, इसको हम शाब्दिक मापन भी कहते हैं। फिर है क्रमिक मापन, क्रमित मापन दोस्तों यहाँ पर होगा त होगा क्रमित मापन। क्रमित मापन के बाद फिर है अंतरित मापन। ये सब मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इन सबको पूरा डिटेल में पढ़ाया है। जिन प्रशिक्षुओं ने पढ़ा होगा, केवल मास्टर क्लास भी देखी होगी तो भी इनका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद लास्ट में अनुपातिक मापन आता है, अनुपातिक मापन। यही चार आपको लिखने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। तो एनसीईआरटी ने मूल्यांकन की क्या परिभाषा दी, आप सभी को पता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बस ये एक लाइन लिखना था और एक नंबर आसानी से आपको मिल जाने थे, और उम्मीद करती हूँ आपने लिखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के दो अंतर लिखिए दोस्तों। तो निर्माणात्मक यहाँ पर हम फॉर्मेटिव मूल्यांकन, तो ये जो मूल्यांकन होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये बच्चे की प्रारंभिक योग्यता का जांच इसमें हम करते हैं। तुरंत बच्चे ने क्या सीखा तुरंत उसको हम पता लगा लेते हैं। जैसे कि क्लास में हमने कुछ समझाया उसके बाद तुरंत हम पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो योगात्मक मूल्यांकन होता है दोस्तों, इसमें हम पूरे साल में बच्चे ने किस तरीके से सीखा, क्या उसने दक्षता अर्जित की, ये सब हम देखते हैं, उसका ओवरऑल पूरा देखते हैं रिकॉर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर जो निर्माणात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में अगर अंतर पूछता है तो सबसे बड़ा यही हो जाता है कि ये जो होता है ये अल्पकालिक निर्णय लेने में सहायक होता है, यानी कि तुरंत निर्णय लेने में सहायक होता है, और योगात्मक दीर्घकालिक निर्णय लेने में सहायक होता है। तो अगर देखा जाए तो योगात्मक कहीं ना कहीं इससे ज्यादा अच्छा है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन का मतलब होता है कि कक्षा 2 का बच्चा है, एक तरीके से एक कक्षा में कम से कम हर बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए, या कम से कम इतने में बच्चा दक्ष होना चाहिए। जैसे 2 में अगर बच्चा जा रहा है तो उसको गिनती आनी चाहिए, पहाड़े आने चाहिए, और कुछ कुछ शब्दों को मिला करके वो पढ़ लेता हो। अगर वो मात्रा वाले शब्दों को ना पढ़ पाता हो तो कम से कम इतना बच्चे से उम्मीद रखी जाती है, वर्णमाला तो कम से कम अच्छे से उसको आती ही होगी। तो इस तरीके से ये दक्षता आधारित मूल्यांकन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए।
तो आप सभी लोगों को पता ही है कि मूल्यांकन के उद्देश्यों में वही जो जो मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। वही इन्होंने क्या कहा कि 3 उद्देश्य हैं मूल्यांकन के। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, आपको बस ये लिखना था। क्वेश्चन नंबर 24 है, साक्षात्कार से क्या आशय है, समझाइए। तो अगर साक्षात्कार यहाँ पर पूछा तो सिंपली आपको बस इस तरीके से लिख देना था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को ही हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली होती है जिसमें हम किसी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रह के बातचीत करके प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो विश्वसनीय होता है, वैध होता है, व्यवहारिक होता है, बस यही आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों का नाम लिखिए। तो क्रियात्मक शोध के उपकरणों में दोस्तों न्यायादर्श होता है, सैंपलिंग होता है जिसमें हम संपूर्ण जनसंख्या में से एक छोटे से भाग को लेते हैं, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सब होते हैं क्रियात्मक शोध के उपकरण। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षा में नवाचार से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा में नवाचार का आशय यही है कि जब हम किसी काम को किसी अलग तरीके से करते हैं तो यही होता है नवाचार। तो शिक्षा में जैसे बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, तो उसको अलग तरीके से अगर हम पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ नया कर रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, नवाचार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामुदायिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं। सामुदायिक सहभागिता का मतलब है आसपास के लोग जो विद्यालय के आसपास रहते हैं, आसपास के लोग यानी कि ग्राम प्रधान हुए, प्रबंध समिति के सदस्य हुए, ये सब लोग जो गांव के लोग होते हैं, ये सामुदायिक सहभागिता किस तरीके से एक स्कूल के लिए कितनी जरूरी होती है, बस आपको ये लिखना था कि अगर सबका विकास जब सब लोग आकर के साथ देंगे स्कूल का, तो निश्चित रूप से स्कूल आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब सिंपल है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बच्चों का जो मूल्यांकन है वो लगातार सत्र के अंत तक चलता रहता है, जैसे कि त्रैमासिक परीक्षाएं या मासिक परीक्षाओं के माध्यम से, यूनिट टेस्ट के माध्यम से, यही सब आपको लिखना था। मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए, यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो मापन जो होता है, मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, जबकि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति के विषय में ज्ञान किया जाता है। ठीक है, जबकि मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है, जबकि परीक्षण का क्षेत्र जो होता है वो संकुचित होता है। तो यहाँ पर आपने 30 क्वेश्चन देख लिए सब 1-1 नंबर के। अब यहाँ पर लघु 3 प्रश्नों को भी देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण, ये दोनों, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाई है। निदान में क्या करते हैं, समस्या का पता लगाते हैं। उपचार में क्या करते हैं, उस समस्या का हल ढूंढते हैं और हल को ढूंढ करके यानी कि बच्चे की समस्या को हल करके हम उसका उपचार कर देते हैं। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, बच्चे की समस्या, जिस भी विषय में समस्या हो उस समस्या का हल ढूंढते हैं, किसी भी प्रकार से उसको विभिन्न प्रकार की शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार के टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करके बच्चे की समस्या को दूर कर देते हैं, चाहे वो बार बार अभ्यास करा करके, चाहे अलग अलग प्रकार के मेथड से बच्चे को पढ़ाकर। निदानात्मक परीक्षण में हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं समस्या का कि कौन सी समस्या है। तो निदान जैसे ही आप देखोगे समझ जाओगे कि वहां पर पता लगाना, हमें खोज करना है कि कारण क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। तो हमारे कार्य क्षेत्र में अगर कोई समस्या आती है और उस समस्या का हल अगर हम खुद ढूंढ लेते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो क्रियात्मक शोध की उपयोगिता तो बहुत है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, शोध या अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। तो वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जब हम किसी समस्या का, अपनी जिज्ञासा का समाधान करते हैं तो उसे हम शोध या अनुसंधान कहते हैं। फिर है अभिलेखीकरण का संपादन का संक्षेप में वर्णन करिए। अभिलेखीकरण या संपादन का, तो अभिलेखीकरण दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, विद्यालयों में कोई भी काम होता है तो उसका हम अभिलेखीकरण करते तरीके से उसका रिकॉर्ड रखते हैं। कोई भी विद्यालय में आता है तो उसको वो देख पाता है कि कहाँ पर क्या चीजें कब हुई हैं, विद्यालय में कौन से निर्माण कार्य कराए गए हैं, कौन सी चीजें कहाँ कब कराई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अच्छे प्रश्न पत्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्न पत्र की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि अच्छा जो प्रश्न पत्र हो वह सरल होना चाहिए, बच्चों को उसकी भाषा समझ में आनी चाहिए, और जो प्रश्न हो वही बच्चों के मानसिक स्तर को या उनकी सोचने की क्षमता को और बढ़ाने वाले हो, उनका मानसिक विकास करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौखिक परीक्षा क्या होती है, इसके दोषों को स्पष्ट करिए।
तो मौखिक परीक्षा में हम बच्चों से मौखिक रूप से प्रश्न करते हैं। इसमें दोस्तों यही हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शर्मीले होते हैं, जो नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाए, ये सब चीजें यहाँ पर आपको लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है। तो भावात्मक पक्ष में आप लोगों को पता ही है कि मुख्य रूप से बच्चों की भावनाओं का हमें ध्यान रखना होता है कि उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है, बच्चा किस चीजों से गुजर रहा है, या उसको क्या प्रॉब्लम है, और उसको किस तरीके से उसकी रुचियां किन किन चीजों में है, उसकी रुचियों के अनुसार उसको पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 39 है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। तो मापन और मूल्यांकन ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया ही है, तो आप बस सिंपली यही लिखना ही था। पूरा का पूरा पेपर ही मापन और मूल्यांकन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। तो प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार में मुख्य रूप से बच्चों को प्रार्थना के बाद योगा करवाना, ये तो नवाचार नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि अब लगभग सारे स्कूलों में ये चीजें होती हैं। लेकिन बच्चे आकर के जीके के क्वेश्चंस आकर के आपस में पूछते हैं, बच्चों को एक तरीके से मोटिवेट किया जाता है बोलने के लिए, भाषण देने के लिए, या अपनी बातों को कहने के लिए। तो ये सब चीजें नवाचार के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अच्छे से मिला लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो कॉलेज फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूंगी, और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाती रहूंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। सारे विषयों के सॉल्यूशंस मैं कराऊंगी आप लोगों को, और सारे विषयों की क्लासेस को आप लोग देखते रहिए। अभी आपके पेपर्स बचे हुए हैं तो उन पेपर्स को भी अच्छे से कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।